मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वैसे तो हमने देखा ही था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग, लाइक एनिमल्स, उनमें दो सिस्टम एक साथ काम करती है। वन इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड सेकंड इज नर्वस सिस्टम। लेकिन फिर से हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इज रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। ठीक है, प्लांट जो है वो टच को बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करता है। जैसे हमने टच मी नॉट में देखा था कि टच मी नॉट को टच करते ही लीव्स उसकी ड्रूप हो जाती है। The movement of sunflower in response to day or night, on the other hand, is quite slow. ठीक है, जो सनफ्लावर है वो स्लो तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, जस्ट सन के डायरेक्शन में खाली घूम जाता है। ठीक है, तो मतलब सनफ्लावर का एक बार सनफ्लावर का रिस्पॉन्स स्लो है और एक बार मिमोसा प्लांट का रिस्पॉन्स फास्ट है। इवन इन एनी बॉडी, एनिमल बॉडी, देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शन टू ग्रो। हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि प्रॉपर्ली कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ है। जैसे कि हमारे आर्म्स, फिंगर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। कभी ऐसा देखा कि किसी की उंगलियां उसके मुंह पे है, या किसी की पेट से उंगली निकल रही है, या किसी की पैर से उंगली निकल रही है। मतलब पैर से तो निकलती है लेकिन पैर के घुटने से उंगली निकल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं देखते। इसका मतलब ये कि एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है, जो रिस्पॉन्ड होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू द So control movements can be either slow or fast. If fast responses to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. For this, medium of transmission must be able to move rapidly. मतलब कुछ जगह पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इंपल्स के साथ साथ केमिकल इंपल्स भी काम आते हैं। मतलब जहाँ पे रिस्पॉन्स करने की बात आती है तो कई बार हमारा नर्वस सिस्टम स्लो पड़ता है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम को भी आना पड़ता है। ठीक है, but there are limitations to the use of electric impulse. First, they will reach only those cells that are connected by the nervous tissue. मतलब ये कि अगर ये पूरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को ही करनी होती तो ये वही जगह पे कनेक्टेड होते जहाँ पे नर्वस टिश्यू है, और नर्वस टिश्यू हर एक सेल से तो कनेक्टेड है। तो इसीलिए एक और सिस्टम भी बहुत जरूरी है जो नर्वस सिस्टम के साथ साथ ही काम करे। जैसे कि देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो, मतलब ये कि हम सबका नर्वस सिस्टम एक जगह पे कहीं पे फोकस है। मेरा पूरा ध्यान नर्वस सिस्टम का, मेरा पूरा नर्वस सिस्टम का ध्यान पढ़ाई को लेके है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे गर्मी भी लग रही है, ठीक है, और मुझे पसीना भी आ रहा है, और ये जो गर्मी लग रही है और पसीना आ रहा है वो नर्वस सिस्टम का काम नहीं है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम का। मतलब वो पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करती है। जैसे सिंपल भाषा में बोलूं तो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड होते हैं। स्वेट ग्लैंड जो है तो जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, गर्मी बढ़ती है तो हाई टेम्परेचर होने लगता है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम स्वेट बोलते हैं, पसीना बोलते हैं। मतलब वो जो पसीना निकालने की जो काम होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रही है, और जो मैं सोच रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, वो मेरा नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे दोनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं और हम बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। एक मिनट, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको, एक ही मिनट। ओके, तो हमारी बॉडी में ये दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं। मतलब एक बार से इलेक्ट्रिक इंपल्स निकलता है और दूसरी बाजू केमिकल सिग्नल भी ट्रांसमिट होता है। सर हाँ सर, वो क्या होता है सर? वो बॉडी पे होता है ना, थोड़े वाइट स्पॉट्स होते हैं सर, या पूरी आधे से ज्यादा बॉडी पूरी वाइट होती है और थोड़े ब्राउन टाइप होता है? स्किन डिजीज होती है, स्किन बीमारी होती है, स्किन डिजीज। It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication with the cell. मतलब कि मल्टीसेलुलर एनिमल जो है वो नर्वस सिस्टम के अलावा एंडोक्राइन सिस्टम का भी यूज करते हैं। हम सब लोग एंडोक्राइन सिस्टम का भी यूज करते हैं। ठीक है, if instead of generating electric signal, stimulated cell release a chemical compound, which compound would diffuse all around the cell. मतलब होता क्या है कि जब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है तो एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल जो है वो पूरे सेल में पहुंचता है, एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचता है, और उसके बाद बॉडी में से बाहर निकलता है। ठीक है, they would be able to recognize यस सर। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझेंगे। मतलब अभी इसमें ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में अगर आपको अच्छी तरह से
एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना है तो अकेला नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। नर्वस सिस्टम के साथ साथ केमिकल सिस्टम मतलब के एंडोक्राइन सिस्टम विल आल्सो हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका एग्जांपल हम आगे लेते हैं, आगे आज ही ले लेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। So this is the slower of course, but it can potentially reach all the cell of the body regardless of nervous connection। मतलब कि जो केमिकल्स रिलीज होता है, ठीक है, थोड़ा स्लो होता है, जैसे पसीना आता है एकदम से नहीं आएगा, धीमे धीमे आएगा, पहले कपाड़ में से आएगा, फिर हाथ में से आएगा, पैर में से आएगा, धीमे धीमे आएगा। लेकिन ये ऐसा होता है जो नर्वस सिस्टम बिना काम करता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के बिना ये काम होता है, ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। This is slower of course, but it can potentially reach all the cell and it can done steadily and persistently. The compound or hormones used by multicellular organism for control and coordination show a great deal of diversity। अब यहाँ पे हम ज्यादा टाइम पास नहीं करते, अब ज्यादा मेन मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर प्लांट की बात की है कि प्लांट के अंदर दो तरह के हार्मोन्स हैं, ठीक है, प्लांट के अंदर दो तरह के हार्मोन्स हैं। मैं हार्मोन्स के नाम लिखूं, प्लांट के अंदर दो तरह के हार्मोन्स हैं। पहला है ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन्स का मतलब केमिकल, और उसके एग्जांपल है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में आपको तीनों के नाम दिख जाएंगे। साइटोकाइनिन, मेरा तो ऑक्सिन लिखा है, इसके नीचे जिबरेलिन भी लिखा है, GIBB ठीक है। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो अनदर टाइप ऑफ हार्मोन जो ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग का मतलब होता है रिटार्डिंग, जो ग्रोथ कम करते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और वो है एक ही, दैट इज एब्सक्सिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि प्लांट में दो तरह के हार्मोन होते हैं। एक जो है वो ग्रोथ में मदद करता है, इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, एग्जांपल है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, एग्जांपल इज एब्सक्सिक एसिड, ठीक है। अब देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, जैसे ही प्लांट को सनलाइट मिलती है, उसके अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन। ये क्या होता है? शूट टिप पे, शूट टिप पे मतलब स्टेम की टिप पे, ब्रांच की टिप पे, लीव्स की टिप पे, यहाँ पे आपको टिप पे मिलेगा, और उसके वजह से स्टेम बड़ा होता है, ब्रांच बड़े होते हैं, लीव्स बड़ी होती है, ठीक है। When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses toward the shady side, ठीक है। मतलब अगर प्लांट के एक साइड पे धूप आ रही है तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल के जहाँ पे छाव है, छाव जहाँ पे धूप नहीं पहुंच रही है, जो स्टेम पे या लीव्स पे धूप नहीं पहुंच रही, वहां पे भी पहुंच जाएगा और उसको भी ग्रो करने में मदद करेगा। इसका मतलब प्लांट को ग्रो करने की जो बात होती है, प्लांट जो ग्रो होता है, बड़ा होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? शूट की टिप से पाया जाता है, मतलब कि स्टेम की टिप पे, ब्रांच की टिप पे और लीव्स की टिप पे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं दूसरे ग्रोथ हार्मोन की बात की है। अनदर एग्जांपल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज जिबरेलिन। जिबरेलिन भी ग्रोथ ऑफ द स्टेम में काम आता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन लाइक ऑक्सीजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, मतलब कि जिबरेलिन भी ग्रोथ हार्मोन है। साइटोकाइनिन की वजह से, तीसरा है साइटोकाइनिन, और थोड़ा स्पेलिंग में आप डिफरेंस देख लेना, स्पेलिंग टेक्स्ट बुक में राइट है, मेरा रॉन्ग है। साइटोकाइनिन जो है वो जो होता है वो सेल डिवीजन में मदद करता है। अब आप खुद ही सोच लो कि सेल डिवीजन बढ़ेगा तो सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ प्लांट की जो साइज है वो बढ़ेगी। तो साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन एंड इन नेचर दे आर प्रेजेंट इन अ ग्रेटर कंसंट्रेशन। These are the example of hormones that promote growth, मतलब कि ये हार्मोन्स की वजह से प्लांट का ग्रोथ होता है। लेकिन ऐसे भी हार्मोन्स है जो ग्रोथ को रोकते हैं, और वो कौन सा है? लास्ट सेकंड लाइन पढ़ो, एब्सक्सिक एसिड इज अनदर एग्जांपल। स्पेलिंग आप फिर से देख लेना, गलत है मेरा वाला। एब्सक्सिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ। इनहिबिट्स का मतलब होता है स्टॉप्स द ग्रोथ, जिससे ग्रोथ कम होती है। ऊपर वाले तीन हार्मोन ग्रोथ बढ़ाते हैं, लेकिन एब्सक्सिक एसिड ग्रोथ कम करता है, और वो रिस्पांसिबल होता है विद द बिल्डिंग ऑफ लीव। बिल्डिंग ऑफ लीव्स का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ लीव, पत्ते जो गिर जाते हैं वो गिरते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। आया समझ में सबको?
ये Yes, दो sir. पैराग्राफ में ये आती है कि प्लांट में दो तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक ग्रोथ में मदद करते हैं जिसको ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं, उसका एग्जांपल है ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, और दूसरा जो है जो ग्रोथ में मदद नहीं करते, ग्रोथ को कम करते हैं, और वो है एब्सकिसिक एसिड। ठीक है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, नेम द ग्रोथ हार्मोन्स एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स ऑफ द प्लांट। 3 मार्क में आ सकता है, ऑल्सो राइट द फंक्शन। तो आपको ये 2 पैराग्राफ पूरा लिख देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत काट कूट के लिखना पड़ेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2 पैराग्राफ को आईएमपी कर देना। नाम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, हार्मोन्स इन एनिमल्स। अब हमारी बात आ रही है हार्मोन्स इन एनिमल। हम लोग एनिमल है तो हमारे अंदर हार्मोन्स भी है, नर्वस सिस्टम भी है। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, लेकिन जो है वो है, ठीक है। तो हार्मोन्स इन एनिमल, हाउ आर सच केमिकल और हार्मोन मींस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूजिंग एनिमल। अब मैंने जो बोला था कि मैं अभी बताऊंगा आपको, तो वो अभी आ रहा है। एग्जांपल है स्क्विरल का। स्क्विरल, आपने स्क्विरल को देखा होगा कि कैसी कैसी जगहों से निकलती है, ठीक है। हाईवे, इतना बिजी हाईवे होता है, हम लोग रोड क्रॉस नहीं कर पाते, स्क्विरल कर लेती है, ठीक है। कहीं पे भी स्क्विरल ऊपर चढ़ जाती है, पेड़ पे चढ़ जाती है, रोड क्रॉस कर लेती है। लेकिन मैंने अपनी 35 साल की जिंदगी में कभी भी स्क्विरल के एक्सीडेंट को नहीं देखा कि एक स्क्विरल जो है वो ट्रक के नीचे आ गई, या एक स्क्विरल को कोई ईगल उठा के ले गई। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि स्क्विरल के अंदर ये दोनों सिस्टम मिलकर काम करती है। वो भी एक एनिमल ही है, ठीक है, और वो वहां पे भी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम करती है। Their bodies have to prepare. Example, squirrel experience when they are in a scary situation. अब हम ये समझते हैं कि स्क्विरल कैसे लड़ती है। लड़ती मतलब स्क्विरल के आसपास जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब उसको रोड क्रॉस करना होता है या खुले जंगल में से एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाना होता है, तो बहुत खतरा होता है, कोई बर्ड उसको उठा के ना ले जाए, कोई सांप उसको ना खा जाए। तो उसके लिए उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो फाइट करेगी या तो भाग जाएगी, और दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है, फाइट करना या भागना। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी। Many different tissues will be used and the activities integrated together. However, the 2 alternate activities, fighting or running, are also quite different. So there is a situation in which some common preparation can be usefully made in the body. This preparation could either make it easy or do either activity in the near future. ठीक है, मतलब अब हम देखेंगे कि स्क्विरल कैसे हार्मोन से काम करती है। स्क्विरल भी एनिमल है, मतलब उसके अंदर भी नर्वस सिस्टम तो है ही, लेकिन जब उसको लड़ने की बात आती है, भागने की बात आती है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। If the body desire the squirrel relied upon an electric impulse while nerve cells, the range of tissue instructed to prepare for the coming activity would be limited. मतलब कि अगर स्क्विरल सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम पे ही डिपेंडेंट होती, तो वो इतनी फास्ट रिस्पॉन्ड नहीं करती जो हम देखते हैं, उसका रिस्पॉन्स लिमिटेड होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ अ केमिकल सिग्नल वेंट टू बी सेंट एज वेल, मतलब नर्वस सिस्टम के साथ साथ केमिकल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करे, तो ये चीज हर एक सेल तक पहुंच सकती है, ठीक है। मतलब ये इंपल्स हर एक सेल तक पहुंच सकता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू का रिस्पॉन्स सिर्फ मसल्स तक पहुंचता है, सेंसरी ऑर्गन से जाता है, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में पहुंचता है और मसल्स में पहुंचता है। लेकिन जब बात आती है रिस्पॉन्ड करने की, पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो ये सिग्नल पूरी बॉडी में पहुंचना चाहिए, और पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम काम नहीं कर सकती, उसके लिए केमिकल सिस्टम को भी आगे आना पड़ता है, जिसको बोलता है एंडोक्राइन सिस्टम। दैट इज डन इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनालिन, ठीक है। तो उनके अंदर एक स्पेशल हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एड्रेनालिन। अब मैं आपको हार्मोन की बात करूं, उसके पहले लेट अस सी द फिगर 7.7। अब सब लोग ये 7.7 नंबर की फिगर पे ध्यान दो। तो आपको दैट इज लेफ्ट साइड में मेल है, राइट साइड में फीमेल है, और ये उनके अलग अलग ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स का मतलब होता है, मैंने चैप्टर नंबर 6 में भी बताया था, ग्लैंड का मतलब होता है ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग केमिकल्स। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। हार्मोन्स मतलब केमिकल्स। तो इसके लिए यहाँ पे जितने भी आपको नंबरिंग दिए हुए हैं, जैसे कि
मेल और फीमेल में आप देखोगे दोनों में हाइपोथैलेमस है, पिनियन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, थाइमस है, थायराइड है, पेंक्रियास है, एड्रिनल है। खाली डिफरेंस है कि मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरी है। अब नॉर्मली टेस्टिस तो ऑर्गन है, फिर ओवरी भी ऑर्गन है, लेकिन टेस्टिस और ओवरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ ग्लैंड भी है। ग्लैंड इसीलिए है क्योंकि ये भी हार्मोन्स बनाते हैं। आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा अभी तक, लेकिन अब पढ़ोगे कि टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ओवरी ओवा प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन्स नहीं है, लेकिन टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसी वजह से टेस्टिस इज अ मेल ग्लैंड एंड ओवरी इज अ फीमेल ग्लैंड। अब बात करते हैं बाकी के कॉमन ग्लैंड की। तो अलग अलग ग्लैंड अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे ग्लैंड जो भी हमने नंबरिंग देखे हैं, सबसे पहले पीनियल ग्लैंड से लेके टेस्टिस तक और यहाँ पे ओवरी तक, ये सारे ग्लैंड को कंट्रोल, पता है कौन सा ग्लैंड करता है? ये सारे ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मेन ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मेन ग्लैंड है और इसीलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, याद रखना इस चीज को, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। कौन सा हार्मोन कब बनाना है, कितना बनाना है, कम है तो ज्यादा करना है, ज्यादा है तो कम करना है, रेगुलेट करना है, सारी चीज कंट्रोल करने वाला कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सब ग्लैंड है। अब ब्रेन के अंदर आप देखोगे तो ये और भी बहुत सारे होते हैं, ये तो हमने इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है अभी। ठीक है, जैसे पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी, ये हमारे ब्रेन में होते हैं, नर्वस सिस्टम में होते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो थायराइड सिस्टम होता है, थायराइड सिस्टम नेक के आसपास, वहां पे 3 ग्लैंड आपको दिख रहे हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और थाइमस। पेंक्रियास इंसुलिन बनाता है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलाइन हार्मोन बनाता है, टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है, ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाते हैं। ठीक है, एक बार डायग्राम को देख लो, फिगर को देख लो, एनी डाउट यू कैन आस्क मी, फिर हम आगे थियरी पे वापस जाते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। अब वापस से पीछे जाते हैं, हम बहुत आगे निकल जाते हैं, ये डायग्राम को देखने के लिए वापस चले जाते हैं पीछे। से यहाँ पे ध्यान। अब एड्रिनलाइन, अब देखो एड्रिनलाइन जो है यहाँ पे बनता है, देखो ये किडनी में एड्रिनलाइन जो ग्लैंड है वो बनाता है एड्रिनलाइन नाम का हार्मोन। ठीक है, स्क्विरल की बात कर रहा है, इंसान की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंसान में भी काम तो ऐसे ही होता है, स्क्विरल का एग्जांपल दिया हुआ है इधर। Adrenaline is secreted directly into blood। ठीक है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी में होता है, वो एड्रिनलाइन नाम का एक हार्मोन बनाता है। ओके, और जैसे मान लो तुमने कुछ गलत काम किया, क्लास के अंदर बैठे हो, लास्ट बेंच पे बैठे हो, मान लो कुछ गलत काम किया और टीचर ने तुमको देख लिया। ठीक है, अब टीचर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और डंडा लेके तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। एक एक कदम तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ा देगा। क्या होगा? पूरे क्लास के बीच में मुझे झापट पड़ सकती है, डंडा पड़ सकता है, इंसल्ट हो सकती है, मतलब एक एक कदम पे आपकी हार्ट बीट बढ़ती जाएगी। और ये कैसे होगा, वो सिचुएशन को समझो। जैसे ही टीचर ने आपको देखा और बोला ब्रीच स्टैंड अप, ब्रीच लास्ट बेंच से खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद क्या होता है, ब्रीच का जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रिनलिन हार्मोन बनाता है। ये जो हार्मोन है पता है वो कौन से ऑर्गन पे एक्ट करता है? सीधा हार्ट पे एक्ट करता है। मतलब जैसे ही टीचर ने ब्रीच का नाम लिया, ब्रीच शॉक हो गया, ब्रीच खड़ा हो गया। ब्रीच क्या कर रहा था? लास्ट बेंच पे बैठ के सैंडविच खा रहा था चालू क्लास के अंदर। ठीक है, अब टीचर ने पकड़ लिया। अब एड्रिनल जैसे ही टीचर ने खड़ा किया उसको, उसके मुंह में आधा सैंडविच है, रंगे हाथ पकड़ा चुका है वो। अब वो खड़ा होता है
और एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करते ही ये हार्मोन सीधा हार्ट पे एक्ट करता है। हार्ट पे एक्ट करते ही हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है। एज अ रिजल्ट हार्ट बीट फास्टर, ठीक है, तो बीच की धड़कनें तेज हो जाती है। रिजल्टिंग इनटू सप्लाई, जब धड़कनें तेज होगी तब ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा बॉडी को, ठीक है, मसल्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। लेकिन हार्ट बीट पे अब ज्यादा फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑक्सीजन कम मिलेगा, स्किन को कम मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली कहा जाता है कि जो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, उनको खाना पचता नहीं है। जिनको पेट का प्रॉब्लम होता है ना, उसका कहीं ना कहीं एक कारण डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लोगे तब एड्रेनल ग्लैंड एक एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा। उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आपके हार्ट को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन वहीं पे डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन को ऑक्सीजन कम मिलेगा। This diverts the blood to our skeletal system. ये ब्लड जो है हमारे स्केलेटल सिस्टम में जाता है, जिससे ब्रीथिंग इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम मतलब उस सिचुएशन से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। जैसे स्क्विरल के केस में क्या होता है कि जब वो देखता है कि सामने से बड़ा ट्रक आ रहा है, तब तुरंत ही स्क्विरल में से एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनल का हार्मोन वो हार्मोन रिलीज करते ही स्क्विरल जो है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ते ही उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, हार्ट बीट बढ़ते ही उसका रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगा, उसके मसल्स को एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलते ही स्क्विरल रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब कि भागेगी, कूदेगी, छुप जाएगी, जो भी करेगी वो इस हिसाब से होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूरा एक्शन किसने किया, एड्रेनालाइन ने किया, हार्मोन ने किया, ठीक है। All these responses together enable the animal body to deal with the situation. आज हम लोग जो भी सिचुएशन को डील करते हैं, साइकिल चलाते हैं ट्रैफिक में, ठीक है, तो कैसे अलग अलग सिचुएशन को डील करते हैं, कोई लेफ्ट से कट मार रहा है, कोई राइट से कट मार रहा है, उस टाइम पे आपका नर्वस सिस्टम तो एक्टिवेट होता ही है, एड्रेनल ग्लैंड और अलग अलग हार्मोन सिस्टम भी ये काम करते होते हैं, हमको नहीं पता होता है, लेकिन ये सारे काम करते होते हैं। Such animal hormones are part of endocrine system which constitute the second way of control and coordination. मतलब ब्रेन के साथ साथ ये केमिकल्स की वजह से भी हमारी बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। ओके, तो एक बार अच्छी तरह से रीड करोगे, डाउट तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टिम्युली मतलब क्या बेटा? स्टिम्युली स्टिम्युली का मतलब सिग्नल। चलो आगे बढ़ते हैं। Remember that plant have hormones that control the directional growth. What functions do animal hormones perform? अब प्लांट में एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है जिसके वजह से उनका ग्रोथ सब डायरेक्शन में होता है। आप एक पुराने पेड़ को देखोगे ना, वो लंबा भी होगा, चौड़ा भी होगा, कहाँ कहाँ पत्ते नहीं होंगे। आपको ट्रंक में भी पत्ते दिख सकते हैं, स्टेम में भी दिख सकते हैं, ब्रांच में भी दिख सकते हैं, ठीक है, हर जगह पे आपको पत्ते दिखेंगे। लेकिन एनिमल में एकदम परफेक्ट ग्रोथ होता है, एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ होता है, ठीक है। एनिमल में आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि एक बच्चे की मुंह पे उंगलियां है, हाथ पे नहीं है, मुंह पे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। एनिमल पे एकदम पर्टिकुलरली कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि एनिमल में बताया दो सिस्टम मिलकर काम करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जबकि प्लांट में ओनली हार्मोन से एंडोक्राइन सिस्टम से काम होता है। We have never seen the animal growing more in one direction. एनिमल की हाइट लिमिटेड है, ठीक है, नॉर्मली एनिमल्स छोटे ही होते हैं, खाली जिराफ को हटा दो तो सारे एनिमल्स छोटे ही। लेकिन प्लांट का डेफिनेट इनडेफिनेट ग्रोथ होता है, हर डायरेक्शन में होता है। प्लांट लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन एनिमल में ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं देखा गया है। प्लांट विल ग्रो लीव्स इन मेनी प्लेसेस। प्लांट हर जगह पे पत्ते उगाएगा,
जैसे बताया कि पेड़ के स्टेम में भी पत्ता होता है, ब्रांच में भी होता है, लीफ में भी होता है, लीफ में तो लीफ भी होती है। द डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ अ चिल्ड्रन। हमारी डिजाइन परफेक्ट मेंटेन होती है। इंसान का बच्चा है, इंसान भी पैदा करेगा, कुत्ता पैदा करेगा ही, मतलब हमारा प्रॉपर्ली ग्रोथ होता है, प्रॉपर्ली मॉनिटर होता है। क्योंकि जैसे बताया कि हमारे अंदर दो सिस्टम मिलकर काम करती है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसलिए हमारा काम ज्यादा एक्यूरेट कंपेयर टू द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट में बेचारी एंडोक्राइन सिस्टम अकेली पड़ती है, इसके लिए कई बार इनडेफिनिट ग्रोथ हो जाता है, कहीं से भी कोई भी चीजें प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, जबकि एनिमल में ये सारी चीजें कंट्रोल में है। नाउ लेट अस सी नाउ let us examine the example to understand how hormones help in coordinate growth. We have seen that salt pockets which say iodized salt or enriched with iodine. Why it is important for us to have iodized salt in our diet? ठीक है, आपने कई बार टाटा नमक की एड देखी होगी, टाटा नमक, देश का नमक, आयोडाइज्ड नमक, ऐसा बहुत बार सुना होगा। अब क्या है ये आयोडाइज्ड नमक? आयोडाइज्ड नमक क्या होता है आप सब जानते हो कि आयोडाइज्ड नमक का मतलब इसमें आयोडीन होता है। अब आयोडीन का काम क्या होता है, क्यों हमारी बॉडी को आयोडीन चाहिए? वैसे तो हमारे कोई भी खाने में आयोडीन होता नहीं है, इसीलिए हमको आयोडीन बाहर से सप्लीमेंट की तरह लेना पड़ता है, और हम कुछ भी खाते हैं उसमें नमक तो होता ही है, तो इसीलिए नॉर्मली नमक के अंदर आयोडीन डाला जाता है। अब आयोडीन क्यों डालना पड़ता है, क्योंकि आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, यहाँ पे जो गर्दन है वहां पे एक थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड को अगर आयोडीन मिलेगा तो प्रॉपर क्वांटिटी में आयोडीन मिलेगा, बॉडी में प्रॉपर क्वांटिटी में आयोडीन जाएगा, तो आयोडीन की वजह से थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाएगा, उस हार्मोन का नाम होगा थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। अब देखो, अगर आप चालू नमक खाते हो, 2-3 रुपए किलो वाला नमक खाते हो, टाटा नमक या नीमा नमक या आयोडाइज्ड नमक नहीं खाते हो, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में आयोडीन कम होगा। आयोडीन कम होगा तो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन भी कम होगा, जिसकी वजह से आपकी जो गर्दन है, थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, स्वेल हो जाता है, और उससे एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है गॉइटर। क्या है उस बीमारी का नाम? गॉइटर। आपने सुना होगा। ठीक है, ये किसी को गॉइटर होता है। ठीक है, जो ज्यादातर जो गांव के लोग होते हैं या मजदूर लोग होते हैं, जो बैलेंस डाइट नहीं खाते, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं लेते, उनको गॉइटर की बीमारी होती है। ठीक है, कभी भी आप शहरों में ये बीमारी बहुत कम होती है, गरीब वर्ग में देखी जाती है, क्योंकि वो लोग प्रॉपर नमक कंज्यूम नहीं करते, डायरेक्टली सी में से जो नमक आता है उसको खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी होने की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है, और फिर उनको गॉइटर हो जाता है। आया समझ में कि गॉइटर कैसे होता है? यस सर। अब अगर आप ज्यादा आयोडीन लोगे तो भी प्रॉब्लम है। देखो, कोई भी चीज कम भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, माप में होनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे ब्लड प्रेशर है, अभी सबका नॉर्मल है, कितनों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, कितनों को लो का होता है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं, लो भी नहीं। डायबिटीज का भी ऐसा ही है, किसी को हाई शुगर होता है। वापस ज्वाइन होना है। ठीक है, वैसे ही गॉइटर में भी ऐसा ही है, किसी में अगर आयोडीन ज्यादा लोगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा बढ़ेगा, और अगर ज्यादा बढ़ेगा ना तो आपकी आंखें भी स्वेल हो जाएगी। ठीक है, आंखें भी स्वेल हो जाएगी उसमें। तो ज्यादा बनेगा तो भी प्रॉब्लम, कम बनेगा तो भी प्रॉब्लम, नॉर्मल होना चाहिए। इसीलिए जो भी हम नमक लेते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा आयोडीन नहीं लेना चाहिए, लेकिन खाने में जो नमक का यूज करते हैं वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया हुआ है, थायरॉक्सिन रिलीज होता है। और थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन क्या है? थायरॉक्सिन हमारे बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं उसको मेंटेन करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब को रेगुलेट करता है, और हमारी बॉडी का एक प्रॉपर तरीके से ग्रो होता है। In case iodine is deficient in our diet, there is a proper possibility that we might suffer from goiter. Iodine कम होगा तो हमको goiter हो जाएगा। फिर आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जैसे एग्जांपल दूं, खली की हाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, खली की हाइट बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं 7 फुट 7.5 फुट ऊंचे होते हैं, 8 फुट का भी होता है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 40-50 साल के होते हैं लेकिन 1.5 फुट के होते हैं। देखा होगा, जितना जहाँ पे अपने घुटने हैं ना, उतने आदमी होते हैं,
उतनी उतनी लड़कियां भी होती है। ठीक है, तो ये होता है, ये भी हार्मोन का एक। हमारे यहाँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मैंने सर्कल करके बताया था कि ये मास्टर ग्लैंड है, ये बनाता है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बनाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो आपकी हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ये खली है, अब अपने को लगता होगा खली तो यार 7.5 फुट का है, साले को कितने जल से, लेकिन उसको जल से नहीं है, ये उसकी एक बीमारी है। आप उसको पूछना, उसको स्पाइन का लेंगे, उसकी बॉडी को लेंगे, बहुत उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब ये कि आज आप 5, 5.5, 6 फुट के हो तो आप ओके हो, अगर आप ज्यादा लंबे हो तो भी प्रॉब्लम है, तो आपको दूसरी बीमारियां हो जाएगी। अगर आप छोटे हो तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए हर चीज नॉर्मल होनी चाहिए। अब खली लंबा इसीलिए है, उसका इसके पापा लंबे थे, मम्मी लंबी थी, इसके लिए नहीं। खली इसीलिए लंबा है क्योंकि उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड ने जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर दिया, और वो एक बीमारी से जूझ रहा है। बीमारी का नाम है, उस बीमारी का नाम है जिजेंटिज्म। जिजेंटिज्म, ठीक है, नहीं जायंटिज्म, सॉरी, जिजेंटिज्म नहीं, जायंटिज्म। ठीक है, खली को कौन सी बीमारी हुई है? खली इज सफरिंग फ्रॉम जायंटिज्म। ठीक है, और जो 1.5 फुटी होते हैं, ठीक है, लाइक नट्टू काका 1.5 फुटिया है, ठीक है, छोटा हाइट है, स्टील, दे आर सफरिंग फ्रॉम ड्वार्फिज्म। उसको ड्वार्फिज्म होता है। ठीक है, जो 40-50 साल के होते हैं लेकिन फिर भी बेचारे छोटे के छोटे रह जाते हैं, तो वो है कम ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होने के कारण, और वो होते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है, देखिए वो है। फिर बात हो रही है बॉडी के अंदर चेंजेस की। अब आप लोग सब एडोलसेंट हो, कोई यहाँ पे बच्चा नहीं है, कोई यहाँ पे एडल्ट भी नहीं है, मेरे अलावा। ठीक है, अब 50 स्टूडेंट में से 49 स्टूडेंट है, एक मैं हूँ। 49 से 49 एडोलसेंट है। एडोलसेंट मतलब ना तुम अब बच्चे हो ना तुम एडल्ट हो, अभी 50 हो गए। ठीक है, अब ये जो 49-50 स्टूडेंट्स है, आप सब लोगों ने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस देखे होंगे 5-6 सालों में। जैसे कि बॉय की बॉडी में चेंज होता है कि उसके अंदर मुस्टाच डेवलप होती है, बियर्ड्स डेवलप होते हैं, उसका वॉइस थोड़ा हैवी हो जाता है, बॉडी थोड़ी मस्कुलर हो जाती है, बॉडी शॉडी बनाने लगता है, जिम विम जाने लगता है, मसल्स थोड़े टाइट हो जाते हैं। ठीक है, और गुस्सा ज्यादा आता है, मम्मी पापा से थोड़ा रूडली बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बॉय में देखी जाती है। उसके अलावा बॉय के सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस डेवलप होते हैं, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। इन शॉर्ट, बॉय बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। और इसी एज में गर्ल्स में भी चेंज आते हैं। गर्ल्स में भी मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है। ठीक है, स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, हेयर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल स्टार्ट हो जाता है, बॉयज और गर्ल्स के बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि 10-12 साल की जो एज होती है उसमें मेल के अंदर टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्पेलिंग आप देख लेना। और ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये 2 हार्मोन की वजह से आज लड़कों की बॉडी में जो चेंज आए हैं 4-5 सालों में, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आए हैं, और लड़कियों की बॉडी में जो चेंज आया है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से आया है। ठीक है, वापस ज्वाइन हो जाना अगर लेक्चर एंड हो रहा है तो, लास्ट एक रहेगा, बाकी रह गया है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जो नॉर्मल है। ठीक है, जो नॉर्मल है। ठीक है, और 10-12 साल की एज के बाद ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा और डिटेल में बात में पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझ लो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो टेस्टिस बनाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी बनाती है, फीमेल बनाती है, जिसकी वजह से दोनों की बॉडी में Yes, sir. there is a change in the female body as well as male body at the age of 10 or 12. इस एज को प्यूबर्टी एज बोलते हैं, और इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन। और लास्ट में आपने सुना होगा, आपके घर में भी शायद किसी को होगा, डायबिटीज के बारे में सुना है सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पेंक्रियास रिस्पांसिबल है, ये लुच्चा रिस्पांसिबल है। क्योंकि पेंक्रियास जो है वो एक स्पेशल हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है।
अब इंसुलिन प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन अभी जैसे 50 स्टूडेंट थे, अब 40 रह गए, उसमें से एक मैं हूँ, तो ना मुझे डायबिटीज है ना बाकी के 39 को है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पेंक्रियास एकदम प्रॉपर तरीके से इंसुलिन बना रहा है। लेकिन अगर इंसुलिन कम बने तो शुगर बॉडी में बढ़ जाता है, और शुगर अगर बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक का डर होता है, पैरालिसिस का डर होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे खरोच आएगी तो आपको ठीक नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मतलब कैंसर से भी खतरनाक डायबिटीज होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो पेंक्रियास जो है जब तक प्रॉपर काम करेगा तब तक वो इंसुलिन नॉर्मल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर पेंक्रियास अगर प्रॉपर तरीके से काम ना करे और इंसुलिन ज्यादा बनाएगा तो भी प्रॉब्लम, कम बनाएगा तो भी प्रॉब्लम। आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं, एक को हाई डायबिटीज होती है, दूसरे को लो डायबिटीज होती है। जिसको हाई डायबिटीज होती है उसके अंदर इंसुलिन कम बनता है, और जिसको लो डायबिटीज होती है उसके अंदर इंसुलिन ज्यादा बनता है। अपने लोगों को डायबिटीज है ही नहीं क्योंकि अपने अंदर इंसुलिन प्रॉपर बनता है। ठीक है, तो वो रेगुलेट कौन करता है? पेंक्रियास करता है। ठीक है, पेंक्रियास करता है। जिसको फिर ये डायबिटीज होती है उसको फिर डॉक्टर क्या बोलता है? दवाइयां देता है, इंसुलिन के इंजेक्शन रिकमेंड करता है। ये सब करने से डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया कि जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए। जैसे हमने देखा कि अगर आयोडीन ज्यादा जाएगा तो थायरोक्सिन ज्यादा बनेगा तो भी गॉइटर हो जाएगा, और कम होगा तो भी गॉइटर हो जाएगा। वैसे ही डायबिटीज में भी ऐसा ही है, अगर इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो भी डायबिटीज हो जाएगा, हाई डायबिटीज हो जाएगा, कम बनेगा तो लो डायबिटीज हो जाएगा। इसके लिए हार्मोन जो होते हैं उनका इफेक्ट रेगुलेटरी होता है। रेगुलेटरी का मतलब क्या? कि हमें हमेशा चीजों को नॉर्मल रखते हैं, बॉडी के अंदर केमिकल बैलेंस बना के रखते हैं। अगर ये हार्मोन्स काम ना करे तो हम लोग आए दिन कोई ना कोई बीमारी से जूझते रहे। इसीलिए इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। कल हम एसएस पढ़ने वाले हैं, शायद इसीलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कल एक दिन में मैं चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट भी कर दूंगा तो फिर 4 दिन के बाद चालू करेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए कल एसएस पढ़ लेते हैं, टाइमिंग में थोड़ा चेंज आएगा कंबाइंड लेक्चर होगा इसके लिए। एक एसएस पढ़ेंगे और पूरा भी कभी एसएस ही पढ़ेंगे। ठीक है, मंडे से तो चैप्टर सर मतलब इस वीक में साइंस के अब